आवाज सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो क्लिक कीजिए। चलिए होते हैं। हम लोग पिछले क्लास में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देख रहे थे और टैगोर का हम लोग भारत में सांस्कृतिक देन मेन चल रहे थे और सांस्कृतिक कल्चरल में ही हमारे साहित्य आते हैं, कला आते हैं, संगीत आते हैं। अगर सांस्कृतिक देन भी कहेगा तो आपको यही चीज लिखना होगा, इन तीनों में जो उनका योगदान है, जो उनके विचार है, ये सांस्कृतिक का पार्ट होगा। अलग अलग भी आपको दे सकता है, सांस्कृतिक भी आपको देगा तो यही कहना कि तीनों का विलक्षण संगम उनमें देखा जा सकता है। और इसी में आपको साहित्य के बारे में हमें याद है कि आपको पूरा लिखवा चुके थे, सभी के बारे में इसमें साहित्य हो गया था। और साहित्य के बाद हम लोग को इसमें चित्रकला पे चलना था और संगीत पे चलना था, तो लिखने का काम एक साथ कर लेंगे। आज हम लोग एक आगे का स्टेप सुन लें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर की भूमिका। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, आज हम लोग इस सेक्शन को देख लें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर की भूमिका। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर की भूमिका आज आपको पूरा समझा देंगे। अगले दिन टैगोर से हम लोग लिखेंगे भी और मेन अंतिम सेक्शन चलेगा टैगोर वर्सेस गांधी, कुछ विचारों में अंतर को देखेंगे और उसके बाद आपका इधर मेन थॉट का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या रोल रहा, हम लोग को इसी चीज पर अभी स्टडी करना। तो सबसे पहले तो आप खुद जानते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद संबंधी क्या विचार अपना रखते हैं। उन्हें कभी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय लोग राष्ट्रवादी भावना से एक भारत को आजाद कराएं। आपको याद है कि राष्ट्रवाद संबंधी, राष्ट्र राज्य संबंधी इनके जो विचार हैं, यह विचार बाकी अन्य के चिंतक से विचार इनका अलग है। और इसी कारण से हम लोग जो देखे कि इनके जो विचार थे, यह विचार इनके विचार से जब अलग है, तो इसके कारण इन्होंने साफ साफ कहा कि मानवतावाद के ऊपर हम राष्ट्रवाद को देखना नहीं चाहते, हम सबसे ऊपर देखना चाहते हैं मानवतावाद को, पूरे विश्व का मानव एक समान। और इसी विचार के कारण आप खुद समझ गए होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर सक्रिय भूमिका में नहीं रहे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी जैसे गांधी जी गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, अन्य नेता अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे बड़ी शख्सियत है जो आपको पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कभी जेल नहीं गए। तो अब आप ये बात बिल्कुल समझ गए होंगे कि इन्होंने सक्रिय भागीदारी इसमें सक्रिय रूप से नहीं निभाया। तो मतलब पहला जो आप भूमिका लिखोगे, उस भूमिका में साफ साफ लिखोगे कि टैगोर का राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के प्रति उनके विचार समकालीन जो चिंतक थे उनके विचार से बिल्कुल अलग था, या समकालीन जो हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल लोग थे उनके विचार से अलग था, जिसके कारण वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका में नहीं रहे। और पहला लाइन तो एकदम इन पे हमने नेगेटिव लिख दिया, लेकिन फिर पॉजिटिव करना कि इसका यह कतई अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति निष्क्रिय रहे। ये भी बात ध्यान रखें, आपको दोनों चीज यहां पे लिखना है। पहला पॉइंट जो चला उसमें हम लोग दिखाएंगे कि सक्रिय क्यों नहीं रहे, ये विचारों के अंतर के कारण, लेकिन फिर तुरंत उनको हम कहेंगे कि इसका यह कतई अर्थ नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर निष्क्रिय रहे या आंदोलन के प्रति उदासीन रहे। जो शब्द आपको अच्छा लगे, कोई एक शब्द का प्रयोग कर सकते हो। उदासीन नहीं है, इन्होंने बीच बीच में जैसा इनको लगा वैसा आंदोलन में अंग्रेजों के विरोध भी किए। और इसके लिए एक एक करके अब इनके आंदोलन में क्या इनकी भूमिका है, एक एक करके चलोगे। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनका देखने को मिला बंगाल विभाजन में, जिसको हम लोग बंग भंग कहें। 1905 के जब बंग भंग सांप्रदायिक आधार पर किया गया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षा बंधन दिवस इसमें घोषित किया और विरोध प्रदर्शन का लोगों से आह्वान किया। इन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ इन्होंने ही किया, बंग भंग आंदोलन के साथ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किए। इसी के एक साल के बाद इन्होंने गीत लिखा अमर सोनार बांग्ला। ये अमर सोनार बांग्ला जो देख रहे हो, एक गीत की रचना इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान में किया। इसका अर्थ क्या है, अमर सोनार बांग्ला का मतलब क्या है? इन्होंने लिखा कि हमारा सोना जैसा प्यारा सा बंगाल। मतलब इस गीत के बोल से आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने सिर्फ एक काम किया, सारे बंगाल के लोगों के एक होने का आह्वान किया। यानी वे बंग भंग में सभी बंगाल के लोगों में एकता के संचार के लिए उन्होंने एक गीत की रचना की, अमर सोनार बांग्ला करके उन्होंने गीत लिखा। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अक्सर लेखों के द्वारा, गीत के द्वारा, ये अपने साहित्य के द्वारा, ये एक पूरे साइकोलॉजिकल जो कह सकते हो एक पृष्ठभूमि तैयार करना, उसका मेन रोल निभाए। और इन्होंने इस गीत के माध्यम से अपने मातृभूमि बंगाल के प्रति भी अपना प्रेम उद्गार व्यक्त किया है। कोई व्यक्ति जहां जन्म लिया उसके बारे में बोले कि मेरा यह सोना सा प्यारा सा ये जगह, इसका मतलब है कि इन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति भी अपना प्रेम उद्गार व्यक्त किया। बंगाली लोगों में सभी में एकता का इन्होंने संचार किया। 1905 के बंग आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन से भी इसको जोड़ा। और इसके बाद हम लोग देखें कि इस समय ये बात अलग है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो स्वदेशी है ये अलग थॉट का है। हम लोग जो समझ रहे हैं वो थॉट इसमें नहीं, ये अपने देश का यूज करो, दूसरे का नहीं करो। इनका चिंतन है कि उसका अपना जो मेन क्षेत्रीय चीज है, लोकल चीज है, जो गांधी जी में देखे लोकल चीज को बढ़ावा देना इस स्वदेशी। और अब यहाँ पे हम लोग देखें, इसके बाद इन्हीं के जो बढ़िया बंगाल में लोगों को एक की एक प्रेरणा दी, इसके कारण आप सब लोग जानते हो कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया। और 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो आप जानते हो कि उस समय दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय सबसे मेन संस्था थी जो विभिन्न जगहों पर बैठक करती थी। और 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में ही बुलाया गया और कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर देखो शामिल हुए और शामिल होकर के यही 1911 में वे पहली बार इसी अधिवेशन में जन गण मन गाना गाए हैं। जन गण मन जो देख रहे हो राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान का हमारा पहला गान कहां हुआ, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर इस गान को गाए। और फिर हम लोग ये जानते हैं कि इसी गान के बाद वो थोड़ा फेमस भी हुए। अब ये इन्होंने गान क्या गाया, जैसे ही बंगाल विभाजन सुने कि रद्द किया गया, इन्होंने बंगाल के प्रति अपना जो है मातृभूमि इनकी है,
बंगाल को एक्चुअल अंग्रेज आप जानते हो कि इस समय ये बिहार भी इसी में है, झारखंड भी इसी में है, उड़ीसा भी इसी में है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र भी है और बाकी एक क्षेत्र बड़ा सा है जिसका नाम बांग्लादेश है। इन क्षेत्रों में मुस्लिम ज्यादा है, इन क्षेत्रों में हिंदू ज्यादा है और यहाँ बंगाली वाले हिंदू हैं जहां पे आप देख रहे हो रविन्द्रनाथ टैगोर। जान करके अंग्रेजों ने एक अपनी सोची समझी राजनीति के द्वारा बंगाल को दो भागों में ऐसे बांटा कि आधा बंगाली मुस्लिम क्षेत्र में हो जाए और आधा बंगाली हिंदी क्षेत्र में हो जाए, जिससे जब हम आगे चुनाव करें मॉडल मिंटो के बाद 1909 में, ध्यान दीजिए 1909 से ही एक प्रावधान आने वाला था कि कुछ क्षेत्रों में चुनाव होगा जहां मुस्लिम ज्यादा होंगे, वहां केवल मुस्लिम खड़ा होंगे, मुस्लिम केवल वोट देंगे, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम से हो गया और इसकी पृष्ठभूमि पूर्व में ही बन रही थी। और इसी की तैयारी के लिए लॉर्ड कर्जन ने इसको दो भागों में ऐसा बांटा कि कई क्षेत्र मुस्लिम बहुल हो जाए और मुस्लिमों का अलग रिजर्वेशन हो, बंगाली खड़ा ही ना हो, ना बंगाली वोट दे। यही रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि ये गलत है, अगर बंगाल तुम्हारा बड़ा है तो बंगाली को मत बांटो, इसको या तो पूरा इसके साथ करो या पूरा इसके साथ करो कि बंगाली लोग को जो आधा बांट रहा है ये गड़बड़ है। और इसी में 1911 में डिक्लेयर किया गया कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, फिर से इसको बांटा जाएगा और आप जानते हो 1912 में इस बंगाल से बिहार को अलग किया गया, फिर बंगाल बटा। लेकिन इस बार कोई बंगाली विरोध नहीं किया क्योंकि पूरे बंगाली साथ रहे और इसीलिए बिहार राज्य की स्थापना 1912 में हुआ, इसमें किन्हीं की आपत्ति नहीं थी। और इसी से रविन्द्रनाथ टैगोर इतने खुश हैं कि उन्होंने ब्रिटिश जो जॉर्ज पंचम है उनके लिए स्वागत गीत बैठाया कि हम जन गण मन भारतीय के आप अधिनायक हो, आपकी जय हो जय हो जय हो। इनको इतना बार जय किए कि इनके लिए ब्रिटिश जो युवराज है वो भी सोच रहा है कि बहुत बढ़िया आदमी इंडिया में, और इनके नोबेल प्राइज की फिर देख रहे हैं अनुशंसा की ओर चली जाती है, नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त होता है क्योंकि नोबेल प्राइज देने वाला नॉर्वे स्वीडन जो देश है वो आप देख रहे हो कि वो देश इंग्लैंड के ही बगल में। हाँ, अब इसमें अंग्रेज के महिमा मंडल वाले गीत को राष्ट्रगान क्यों बनाया गया? तो जब हम लोग आजाद भी हुए तो इसमें कहीं अंग्रेज अंग्रेज लिखा हुआ नहीं है, इसमें है कि जनगण मन के अधिनायक की जय। जब हम लोग आजाद भी हो गए तो हमारे अधिनायक को हमारा संविधान कहता है कि तुम खुद चुनो, खुद से चुनो, और जिसको चुन दोगे उसकी जयकारी भी तो करो। तुम्हारा प्रधानमंत्री ही जय नहीं रहेगा, तुम्हारा राष्ट्रपति ही जय नहीं रहेगा तो तुम कैसे जय हो सकते हो? और इसीलिए आज हम जो गाते हैं ये अंग्रेजों के प्रति वफादारी नहीं है, आज हमारे राष्ट्राध्यक्ष के प्रति वफादारी है कि हम लोग जनगण मन के आप अधिनायक हो, आपकी जय जय हो जय हो, ये जय है, हम लोग ऐसा ही है। तो अब देखिए, अगर ये टैगोर को अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं होता, अपने देश से कोई मतलब नहीं होता, तो फिर क्या जरूरत थी कि 5 में ऐसा करने का, 11 में ऐसा करने? अंग्रेज इनसे बड़ा प्रभावित हुआ और इतना प्रभावित हुआ कि आप खुद जान रहे हो 1913 में ब्रिटिश अनुशंसा के कारण ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और इतना ही नहीं, 1915 में वही जॉर्ज पंचम ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया। और नाइटहुड की एक उपाधि है जिसको मिल जाने के बाद, जिसको यह उपाधि मिलती है, वो व्यक्ति अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। जैसे आजकल देखता हूं पीएचडी की उपाधि है, जो व्यक्ति पीएचडी कर लिया वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। उसी प्रकार अंग्रेज एक उपाधि देते थे, अंग्रेजों के समय काफी उपाधियां चलती थी। हमारे संविधान में उपाधियों का अंत है, इसलिए अब ये सब नहीं मिलता, नहीं तो उस समय एक उपाधि मिलती थी। अंग्रेजों ने, वही जॉर्ज पंचम ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया, जिस उपाधि के बाद वे सर लगा सकते थे। यह एक काफी सम्मानजनक उपाधि था जो कभी बहुत कम ही भारतीयों को प्रदान किया गया था। लेकिन फिर आप इसी समय बताओगे कि जैसे ही अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रॉलेट एक्ट पारित किया, आप जानते हो मार्च 1919 का जिक्र यहां कर देना, जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट रूपी काला कानून पारित किया, रॉलेट एक्ट, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के किसी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने भाषण के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से पूरे इस ब्रिटिश नीति का निंदा की। ऐसा नहीं था कि वे सपोर्ट कर रहे हैं, हमने आपको बताया भाषण, लेख, गीत, इसकी सहायता से ही वो एक पृष्ठभूमि तैयार करते थे। और रॉलेट एक्ट का भी उन्होंने अपने भाषण और गीत के द्वारा इसका काफी निंदा की। जब यही अंग्रेज 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड करता है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के इस कुकृत्य को देखे, निर्दोष 1000 भारतीयों का अंग्रेजों ने जब हत्या कर दिया, तो यही अंग्रेज कहते हैं कि अब मुझे, तुम इतना हत्यारा हो तो मेरा जो उपाधि तुम दिया है, जो हमें सर्टिफिकेट दिया है, हम तुम्हें वापस करते हैं। और इन्होंने अपने सर की उपाधि जो इनको मिला था लिखे, उसको लौटा दिए और ये नाइटहुड की उपाधि का भी त्याग कर दी। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसी व्यक्ति का आएगा तो आपको जो इंपॉर्टेंट, जो भी आंदोलन है, इंपॉर्टेंट घटना है, उस समय उनके विचारों को लिखना होता है और कुछ नहीं करना। तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हो, हम लोग एक एक डे बाय डे चल रहा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ये खुद अपने नाइटहुड या सर की उपाधि को इन्होंने लौटा दिया, सिर्फ इस आधार पर कि अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग में जो कुकृत्य किया है वो किसी स्तर पर जायज नहीं, और उसको उन्होंने वापस कर दी। और इसी के बाद जब 1920 में हम लोग असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किए, तो इस असहयोग आंदोलन में भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना समर्थन दिया, अपना समर्थन दिया। हाँ, यह अलग बात है कि उन्हें कुछ मुद्दों पर इसमें अन्य जो आंदोलन कर्मी थे उनसे मतभेद भी रहा। जैसे असहयोग आंदोलन में सबसे प्रमुख कार्यक्रम था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और विदेशी वस्तुओं का, वस्त्रों का बहिष्कार करके उसका वस्त्र का होलिका दहन करना। आपको परीक्षा में बिल्कुल लिखना होगा, इनके विचार को भी पूरा लिखना है असहयोग में। तो आपको कहना है कि असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा रहा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और विदेशी जो वस्त्र है उनका होलिका दहन। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन विदेशी वस्त्रों के होलिका दहन को निष्ठुर बर्बादी कहा। यह शब्द आपको अंडरलाइन कर देना है, निष्ठुर बर्बादी। वो एकदम इसके पक्षधर नहीं है कि कपड़ा का होलिका दहन करो। टैगोर ने सीधा कहा कि तुम्हें विदेशी वस्तु नहीं अपनाना है तो विदेशी मत कर दो। लेकिन यह बेचारा कपड़ा क्या किया है जो तुम इसको जला रहे हो? जितना दिन खरीद ही लिए हो, जितना दिन चल रहा है चलाओ उसको जला के तुमको क्या मिले? और इसीलिए टैगोर का असहयोग आंदोलन में आंदोलन कर्मियों को समर्थन है कि एकदम गुड, अच्छा कर रहे हो, विदेशी वस्तु बहिष्कार करो, सब चीज सही है, लेकिन तुम जो इसका होलिका दहन कर रहे हो, वस्त्रों में आग लगा रहे हो, यह उसकी निष्ठुर बर्बादी है। और ये चीज आपको बिल्कुल रिसोर्सेस की बर्बादी उसको कर सकते, संसाधन की बर्बादी भी कर सकते। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद अब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद अगला नंबर आंदोलन होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब होगा 1930 में, तो आपको फिर वही करना है कि टैगोर भारत के प्रमुख सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अपना समर्थन प्रदान करते हैं, भारतीयों को इनका समर्थन है। और वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अंग्रेजों की कुछ नीतियां
जैसे नमक जैसे जरूरी चीजों पर भी टैक्स लगाना, इन चीजों का वे अपने गीतों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से उसका विरोध करते हैं। और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अब आप डायरेक्ट निचोड़ लिख दोगे जो मेन सारांश भाग आए। अब समझने के बाद भारत छोड़ो में मत पहुंच जाए। अभी नहीं कि फॉर्म भर लेना तो कहना कि भारत छोड़ो में भी ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, क्योंकि आप जानते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हो गई। 1941 में ये मृत्यु प्राप्त इनको हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन 1908 अगस्त 1942 को हुआ। अब जो व्यक्ति मर गया, कई बच्चे ये नहीं कि फॉर्म भर लिए तो भर लिए कि असहयोग में समर्थन, सरने में समर्थन लाओ, थोड़ा फॉर्म भर ले, भारत छोड़ो में भी इनको फॉर्म दिला देते। भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ उस समय दुर्भाग्य से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, तो आपको वहां पे अगर इच्छा है तो आप लिख सकते हो कि दुर्भाग्य से 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। और तब यहां पे आप डायरेक्ट सीधा सीधा कह सकते हो कि इस प्रकार जब कभी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर संकट के बादल मंडराए, भंग भंग होना, असहयोग होना, ये सब संकट के बादल, तो जब कभी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर संकट के बादल मंडराए तो रविंद्रनाथ टैगोर बतौर अभिभावक जो भूमिका होती है उसका उन्होंने बाखूबी निर्वहन किया। आपको चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर बलिए हैं, इस समय मरे भी हैं, तो लगभग 80 वर्ष की उम्र में मरे, इसलिए आप समझ ही रहे होंगे कि 80 वर्ष की उम्र उनको 1941 में, तो इसलिए वही एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक का जो दायित्व होता है उन्होंने उसको निभाया। और फाइनली आपको इसी चीज को करना है कि एक अभिभावक के रूप में अगर और निष्कर्ष आपको ज्यादा देने का इच्छा है, 3-4 लाइन देने का इच्छा है, तो आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हो कि 30 के बाद आप जानते हो 1932 की घटना का जिक्र कर सकते हो कि 1932 में जब गांधी और आपको मालूम है भीमराव अंबेडकर के बीच विवाद के मुद्दे गहरा गए, सांप्रदायिक पंचायत जो आप जानते हो, पृथक निर्वाचन हरिजनों के लिए होने के मुद्दे पर, तो वहां पर जब दोनों के मुद्दे गहरा गए तो वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर खुद बतौर अभिभावक इस मुद्दे को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसीलिए हमने कहा कि आपको जब कभी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संकट के बादल मंडराए तो रविंद्रनाथ टैगोर बतौर अभिभावक जो भूमिका हो सकती थी अभिभावक का, उसका उन्होंने बाखूबी निर्वहन किया। ये चीज इसमें सारांश पाठ में आप दे दो। तो अब इसमें हम लोग प्रयास क्या किए, आज के क्लास में हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कोशिश किया कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका क्या है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ये आपका पूरा कंप्लीट कर। अब हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे खूब बढ़िया से इसको लिख सकते हैं। अब इसमें एक बच्चे लिख रहे हैं रविंद्रनाथ चाहते तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और गति दे सकते थे, शायद वो बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि यदि तुम ज्यादा स्वदेशी चिल्लाओगे, यदि तुम ज्यादा राष्ट्रवाद चिल्लाओगे कि भारत देश इसके जैसा कोई नहीं, तो तुम विश्व से अलग थलग पड़ के अकेले रह जाओगे। आजाद भी हो जाओगे तो तुमको पूरा विश्व छांट देगा कि बहुत तेज बनता है तो तुम अपना रहो, और उस समय तुम्हारे पास अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तुम बहुसंस्कृति के देश हो, यहाँ कई धर्म के लोग हैं और उन धर्मों पर फिर अत्याचार होगा, उसको संभाल नहीं पाओगे। और इसीलिए ये तुरंत जो उग्र राष्ट्रवाद है, ये नहीं चाह रहे थे कि तुरंत उस तरह की क्रांति, ये चाह रहे हैं कि अंग्रेज का सिस्टम ठीक है, चलने दो इसको बढ़िया से, अगर कहीं पे शोषण करता है, अत्याचार करता है, दिक्कत करता है, तो उसके खिलाफ बोलना है, उसको सहन नहीं करना। और इसीलिए हम ये नहीं कहते कि तुम भारत को ही अलग थलग कर दो। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे घर में ही बताइए, आपके घर में मान लो कि इसमें 4 भाई, अब चारों भाई में एक की पत्नी कह रही है कि हम सबसे ज्यादा आप ही कमाते हैं, आप ही मेन रहते हैं, फलाना है, आपसे जैसा कोई नहीं है। अब आप इस चीज को बढ़िया से समझने लगोगे और सुनने लगोगे तो ये तो पक्का है कि तीनों से संबंध तुम्हारा अलग हो जाए। अगर तुम इसको डांटोगे कि नहीं सबको लेकर चलना है, सब परिवार महत्वपूर्ण है, तब ये तुम्हारा घर चलेगा। अगर तुम कहोगे कि एकदम ठीक करते हो, सब कुछ नहीं कमाता है, और कम कमाता है, जो है हमारी कमाई से सब खा रहा है, ये हमारे जैसा कोई नहीं है, तो तुम्हारा हिस्सा बांट दो, अलग हो जाओ, तुम अलग थलग पड़ जाओगे। जैसे तुम ये अपने घर में सोच रहे हो, रविंद्र बाबू पूरे विश्व को ही घर समझ रहे हैं, ये बात तुमको सबसे पहले समझना। रविंद्र बाबू को गलत करने के पहले ये समझो वो विश्व को ही घर कर रहे हैं, पूरे वैश्विक विचार है उनका, पूरे मानव को ही भाई समझ रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि अरे भाई है शासन कर रहा है, वही हेड है, यही हमारी हेड है, तुम कमा रहे हो, हम मालिक। अरे तो भाई चलने को उसी का मालिक, काहे परेशान हो? हाँ, अगर तुमको कोई परेशान करता है, दिक्कत देता है, तुमको तकलीफ देता है, तो विरोध करो कि हाँ ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना तुम। हाँ, उसके बाद भी कर रहा है तो तुम एक्शन लो, फिर अच्छी बात है। और अगर ये ठीक से तुम्हारे विकास के लिए काम कर ही रहा है तो वो मालिक भी है, तो क्यों परेशान हो? आजादी क्यों कर रहे हो? हम मानवतावाद से ऊपर राष्ट्रवाद देखना नहीं चाहते। पूरा घर, मतलब इनका कहना है कि हम पूरे घर के बीच में हम ज्यादा कमाते ये देखना नहीं चाहते, हम अलग थलग बनना नहीं चाहते। इतना महान विचारक थे रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए तुमको इस दृष्टिकोण से देखना हो। तो अब हम समझते हैं कि इनके विचार बिल्कुल आपके स्पष्ट हो गए होंगे, पूरे विचार की बात आप इनके समझ गए हो। अब इसमें हम लोग को ध्यान देना है, अब सबसे महत्वपूर्ण एक होगा गांधी वर्सेस टैगोर। गांधी और टैगोर में क्या क्या असहमति के बिंदु है? असहमति तो हम लोग सब समझ गए हैं, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, ये सब में, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, सब चीज में असहमति के पॉइंट हम लोग थोड़ा डिटेल करें। और तब इसके बाद बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन आए, टैगोर से प्रश्न की फ्रीक्वेंसी अच्छा है, तो जो भी प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी है एक बार देखोगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हें टास्क देंगे जो अपने से लिखने का अभ्यास करोगे, और तब आपको ये सिस्टम पूरा तैयार हो जाए। तो आज थोड़ा हमें छोटा क्लास देना था, इसलिए हम आगे का टॉपिक चले, तो क्या लिखा करके फिर चलते तो नहीं होता, आज आवश्यकता था, कहीं छुट्टी नहीं देंगे, आज सिखा ही देते हैं इसको पूरा। तो कल के क्लास में ये दोनों इसको समझ लेना पहले, फिर तीनों बात को लिखा भी देंगे, पूरा लिखा देंगे, तो पूरा लिखने के बाद आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कल टैगोर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4 दिन और पढ़ाएंगे थाउट चिंतन, उसके बाद हिस्ट्री बंद करेंगे। 4 दिन और पढ़ने के बाद चिंतन का सेक्शन खत्म हो जाएगा, तब लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी को हम लोग डायरेक्ट लगातार करें। स्वदेशी आंदोलन में भी यही हो रहा था, तो इसीलिए टैगोर बहुत बढ़ चढ़ के नहीं थे, उनको रक्षाबंधन वाला मेन चल रहे थे। टैगोर स्वदेशी आंदोलन को बहुत बढ़ावा नहीं दी, वे रक्षाबंधन कार्यक्रम का मतलब बंगाल एकता की बात मेन कर रहे थे, सब एक रहो, इस नीति का विरोध करो जिसमें बंग भंग सांप्रदायिक आधार पर किया गया, इसके विरोध के लिए वो सबको एक कर रहे थे। अब इसमें ध्यान दें, आज आप लोगों का जो क्लास है 8 बजे रात में, 8 से 10 दीपक सर बोले हैं क्लास लेने के लिए, तो आज आप लोगों का 8 बजे रात से 10 बजे तक पॉलिटी का क्लास चलेगा। आप लोग कमेंट्स में उतना ही करना जिसमें टीचर डिस्टर्ब भी ना हो और खूब बढ़िया से सीख सको। आप एकदम ये नहीं करना कि इधर पढ़ लिया वो पढ़ लिया, कहना कि जीरो लेवल से सर है, एकदम जीरो लेवल से हमें राइटिंग स्किल में पॉलिटी में समस्या आ रही, क्योंकि दीपक सर को लगाने का उद्देश्य सिर्फ एक है, आप में से कई बच्चे लिखे कि हमें लिखने में पॉलिटी में समस्या आ रही, तो इसीलिए हमने कहा, उनको साफ बोला है कि पूरे आपको जो क्लास होगा उसमें आपको पॉलिटी बच्चे लिखे कैसे इसको डेवलप करवाई।
और इसीलिए आप पे पूरा एनर्जी वो लगाएंगे, केवल आप लिखिएगा कि सर एकदम जीरो लेवल से चलिए और हम कैसे लिखें इस पर मेन फोकस कर दीजिए। तो उम्मीद है कि आप 8-10 दिन में फिर आप कहने लगेंगे सर क्वालिटी भी मेरा बहुत बढ़िया हो। और इसी उम्मीद से हम उनका क्लास भी लगाए हैं कि सारे सिस्टम में कहीं कोई कमी ना रहे, कोई सुराग ना रहे, एक भी बच्चा नहीं कहे कि हाँ ये सिस्टम हमारा कमजोर है। तो इसलिए आपका आज से एक क्लास आपका प्रारंभ हो रहा है। रात 8 बजे आप एकदम तैयार रहिएगा।